हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बेटा आपका दोस्त मोहित यादव और मैं आपको पढ़ाता हूं जीव विज्ञान। और ये जो बैच है ये उदय बैच है और उदय बैच बेटा क्लास 9th के बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 9th के प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पर मैं आपको जीव विज्ञान यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा। और जीव विज्ञान एक साइंस का, विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट चैप्टर आते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए और आपकी नॉलेज के लिए भी जो है जरूरी है, उनको जानना जरूरी है और एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण होते ही हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा जैसा कि आपको पता है कि ये आपका तीसरा लेक्चर जा रहा है और इस तीसरे लेक्चर में हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है जीवों में विविधता। जी हाँ बेटा, कौन सा चैप्टर है वो? तो वो चैप्टर है बेटा आपका जीवों में विविधता। और इस जीवों में विविधता में हम लोग कौन सा लेक्चर कवर कर रहे हैं बेटा? तो हम लोग तीसरा लेक्चर कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब इस तीसरे लेक्चर में हम लोगों को आज क्या पढ़ना है? तो बेटा हम लोग इसमें जगत के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हम लोगों ने देखा था कि बेटा कितने जगत होते हैं? 5 जगत होते हैं। और उस 5 जगत में हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं बेटा? हम लोग जगत की चर्चा कर रहे हैं। किसकी? जगत की। और हमने आपको बताया था कि 2 जगत, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 जगत का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, 6 जगत का भी वर्गीकरण किया गया था, लेकिन आखिरी में किसको माना जाता है? 5 जगत के वर्गीकरण को माना जाता है, जिसको 1969 में 1969 में R.H. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने 5 जगत का वर्गीकरण किया था। ठीक, तो 5 जगत के वर्गीकरण में हम लोग मोनेरा को पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग किसको पढ़ चुके हैं? 5 जगत के वर्गीकरण में मोनेरा आता है। ठीक है, और मोनेरा के अलावा क्या आएगा? और प्रोटिस्टा आता है। क्या क्या आता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर आएगा कवक। ठीक, और फिर क्या आएगा? फिर आएगा प्लांटी आएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा एनिमलिया। क्या आएगा? इसके बाद आएगा एनिमलिया। तो ये 5 जगत का वर्गीकरण था। कितना था? 5 जगत का वर्गीकरण था, जिसको किसने दिया था? जिसको R.H. R.H. विटेकर ने दिया था, है ना? क्यों मेरे दोस्तों, किसने दिया था 5 जगत के वर्गीकरण को? तो 5 जगत के वर्गीकरण को दिया था R.H. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक, क्या दिया था? 5 जगत का वर्गीकरण। और इस 5 जगत के वर्गीकरण में क्या था? तो 5 जगत के वर्गीकरण में 5 जगत के वर्गीकरण में पहला मोनेरा था, फिर बेटा प्रोटिस्टा था, फिर कवक, फिर प्लांटी और फिर एनिमलिया। ठीक, तो मोनेरा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना? मोनेरा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को पढ़ना है प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना है और कवक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोगों को बेटा ये 2 टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जिसकी हम लोग विस्तृत चर्चा आज करने वाले हैं। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। ठीक है, और देखते हैं। देखो भाई क्या लिखा है यहां पे लिखा है क्या? यहां पर लिखा है बेटा प्रोटिस्टा, जो हम लोगों को पढ़ना है, और फंजाई पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रोटिस्टा और फंजाई पढ़ना है। मोनेरा को हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना? पहला वाला जगत क्या था? मोनेरा, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके बाद जो आने वाले जगत हैं उसमें बेटा क्या क्या आएगा? प्लांटी आएगा और एनिमलिया आएगा। तो प्लांटी और एनिमलिया इसको हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। मोनेरा को हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को प्रोटिस्टा और फंजाई पढ़ना है। ठीक है, ठीक है ना? और ये क्या है? ये 5 जगत है ना टोटल। ये कितने जगत हैं बेटा? ये क्या है? 5
जगत हैं, और इस 5 जगत का जो वर्गीकरण है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको मैं बार बार बता रहा हूं। ये जो 5 जगत का वर्गीकरण है ये किसने दिया था? तो ये दिया था R.H. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कब दिया था बेटा? 1969 में दिया था। कब दिया था? 1969 में दिया था। ठीक, तो चलो आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ना है प्रोटिस्टा को, तो इस प्रोटिस्टा को शुरू करते हैं। ठीक, और प्रोटिस्टा को शुरू करने से पहले ये एक बार फिर से पूरा का पूरा फ्लो चार्ट दिया गया है जो कि हमने आप लोगों को पढ़ाया था। तो इस पहले फ्लो चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इस फ्लो चार्ट में बेटा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये क्या है? जीवधारी है। ठीक है ना? क्या है बेटा? ये 5 जगत का वर्गीकरण है। क्या है? 5 जगत का वर्गीकरण है। किस आधार पे? हालांकि हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, है ना? मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था कि 5 जगत का जो वर्गीकरण है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और किस किस आधारों पे इसको दिया गया है। ठीक, तो एक बार फिर से हम लोग फटाफट चलो देख लेते हैं, जल्दी से आ जाओ आ जाओ 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 जाओ, चलो क्विक 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 क्विक। तो 5 जगत का जो वर्गीकरण है इसमें जो जीवधारी हैं उन जीवधारियों को 2 श्रेणी में बांटा गया है। कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 2 श्रेणी में बांटा गया है। एक प्रोकैरियोटिक है और दूसरा यूकैरियोटिक है। क्या है? एक प्रोकैरियोटिक है। क्या है? एक प्रोकैरियोटिक है बेटा, और दूसरा क्या है? दूसरा यूकैरियोटिक है। ठीक है, अब ये जो प्रोकैरियोटिक होते हैं बेटा, इसमें केंद्रक कैसा होता है? अस्पष्ट केंद्रक होता है ना? कैसा केंद्रक होता है? अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। ठीक, इसमें जो केंद्रक पाया जाता है, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ, इसमें जो केंद्रक पाया जाता है वो कैसा होता है? अस्पष्ट केंद्रक होता है। मतलब केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, कभी कभी केंद्रक अनुपस्थित भी होता है। क्या होता है? कभी कभी केंद्रक अनुपस्थित भी होता है। ठीक है, और इसका जो उदाहरण है वो कौन सा जगत है? इसका जो उदाहरण है वो कौन सा जगत है? वो मोनेरा जगत है। कौन सा जगत है? मोनेरा जगत इसका जो है उदाहरण है। और मोनेरा जगत में क्या आता है बेटा? तो मोनेरा जगत में हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया को, मतलब कि जीवाणुओं को। किसको पढ़ते हैं? जीवाणुओं को पढ़ते हैं। और जीवाणुओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जीवाणुओं को अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। ये बैक्टीरिया जो हैं या ये जो जीवाणु हैं, ये जीवाणु किस में आते हैं? मोनेरा जगत में आते हैं। और मोनेरा जगत किसके अंदर आता है? प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है। मतलब इसमें क्या है? ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब दूसरा क्या है? यूकैरियोटिक है ना? तो ये जो यूकैरियोटिक है ये क्या होता है? इसमें केंद्रक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है ना? स्पष्ट स्पष्ट केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, मतलब केंद्रक पाया जाता है, स्पष्ट केंद्रक। स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अब जो यूकैरियोटिक है इनको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला बांट दिया गया एक कोशिक और दूसरा बहुकोशिक। अब ये एक कोशिक और बहुकोशिक क्या होते हैं? तो जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है वो एक कोशिक होते हैं। जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसको बहुकोशिक कहते हैं। ठीक, तो जिनका शरीर एक कोशिका का बना है, जो एक कोशिक है और यूकैरियोटिक है, उसका उदाहरण क्या है बेटा? उसका उदाहरण है प्रोटिस्टा, जिसको आज हम लोगों को पढ़ना है। डिटेल में इसके बारे में हम लोग चर्चा आज करेंगे। तो ये प्रोटिस्टा है जो कैसा होता है? एक कोशिक होता है लेकिन यूकैरियोटिक है। ठीक, मोनेरा भी कैसा होता है? एक कोशिक ही होता है। जो बहुकोशिक है, इस बहुकोशिक को आगे चल करके फिर से 2 भागों में बांट दिया गया है। एक जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, एक जिसमें बेटा कोशिका भित्ति सहित कोशिका भित्ति यहां पर पाई जाती है, और जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति क्या लिखा है? रहित, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो जिसमें नहीं पाई जाती है उसका उदाहरण क्या है बेटा? उसका उदाहरण है एनिमलिया। क्या उदाहरण है उसका? एनिमलिया, जिसमें क्या आते हैं? जिसमें बहुत सारे जंतु आते हैं। कौन आते हैं?
बहुत सारे जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु, बड़े बड़े जीव जंतु आते हैं जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जैसे हम हैं बेटा, आप हैं, क्या आपके पास कोशिका भित्ति है? अब कह दो ये कोशिका भित्ति क्या होती है? तो कोशिका भित्ति एक मोटी सी संरचना होती है। हमारे शरीर के ऊपर देखो ये एक पतली सी संरचना है। इस पतली सी संरचना को क्या कहते हैं बेटा? कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो जो जीव जंतु होते हैं उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब कोशिका भित्ति पाई किस में जाती है? तो कोशिका भित्ति पाई जाती है पेड़ पौधों में। किसमें पाई जाती है? पेड़ पौधों में, और इसके अलावा कवक में। तो देखो कोशिका भित्ति जो सहित है, जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो क्या हो गए? प्लांटी हो गए। और प्लांटी में कौन आता है? पेड़ पौधे। और दूसरा हो गया फंजाई। अब फंजाई ये अंग्रेजी शब्द है जिसको कैसे लिखते हैं? FUNGI, फंजाई। और इसको हिंदी में बेटा क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं कवक। क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कवक कहते हैं। ठीक, तो ये प्लांटी हो गया जिसमें पेड़ पौधे पाए जाते हैं। प्लांटी में कौन पाया जाता है? पेड़ पौधे। कौन पाया जाता है? पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये पेड़ पौधे हो या फिर ये कवक हो, इन दोनों में ही क्या होता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब फिर भी इनको दो अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया गया है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। आप सभी को पता है जो पेड़ पौधे हैं उनमें बढ़िया बढ़िया सी हरी हरी पत्तियां होती हैं, है ना? और जो हरी हरी पत्तियां होती हैं वो क्यों होती हैं? वो क्लोरोफिल वर्णक की वजह से होती हैं। किसकी वजह से होती हैं? क्लोरोफिल वर्णक की वजह से होती हैं। और ये जो क्लोरोफिल वर्णक होता है ना, ये क्लोरोफिल वर्णक प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन को बनाता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर के क्या बनाता है? अपना भोजन बना लेता है। किस रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, देखो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जल को ले लेंगे, ठीक है, और किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी सहायता से बेटा? क्लोरोफिल की सहायता से। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से क्या बना लेते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं। किस रूप में? C6H12O6, और क्या निकाल देते हैं? ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। ठीक, तो ये जो आप रिएक्शन देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप? ये जो आप रिएक्शन देख रहे हो, ठीक है, ये जो रिएक्शन बेटा आप पढ़ रहे हो, इस रिएक्शन को ही क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिसमें CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्या बनाते हैं? ये C6H12O6, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको क्या कहते हैं? इसको ग्लूकोज कहते हैं। तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है? बताओ जल्दी से। पेड़ पौधे करते हैं। कौन करता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को? पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? इस प्रक्रिया के माध्यम से जो बेचारे पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना बना लेते हैं और खाना बना करके उसको खा लेते हैं। ठीक, अब वहीं ये जो फंजाई हैं, ये जो कवक हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भैया नहीं कर पाते हैं। ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। हमारी तरीके से अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक, लेकिन हमारी तरीके से कैसे? सिर्फ भोजन के रूप में। अब ये कवक जो फंजाई है हमारी तरह तो होते नहीं है, लेकिन भोजन की अगर बात करेंगे तो भोजन के लिए जैसे हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसी तरह से जो फंजाई हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। ठीक, चलो इतना क्लियर है ना?
इतना क्लियर है? चलो इसको एक बार अब फिर से समझ लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा हम लोगों ने? हम लोगों ने देखा जीवधारी। क्या देखा हम लोगों ने? जीवधारी। ये जो जीवधारी हैं, इन जीवधारियों को कितनी श्रेणी में बांटा गया? इन जीवधारियों को दो श्रेणी में बांटा गया। कितनी श्रेणी में बांटा गया? दो श्रेणी में बांटा गया। पहला कौन सा है? पहला है प्रोकैरियोटिक। बोलो जल्दी से, पहला कौन सा है? पहला है प्रोकैरियोटिक, ठीक। और दूसरा, दूसरा कौन सा है? दूसरा है यूकैरियोटिक। दूसरा कौन सा है? दूसरा यूकैरियोटिक, ठीक। अब जो प्रोकैरियोटिक हैं, कौन? ये जो प्रोकैरियोटिक हैं, ये प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। और इसके अंदर बेटा कौन सा जगत आ जाएगा? मोनेरा जगत आ जाएगा। कौन सा जगत आ जाएगा? मोनेरा जगत। और मोनेरा जगत में हम लोग किसको पढ़ते हैं बेटा? जीवाणुओं को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? जीवाणुओं को पढ़ते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो, अब किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे यूकैरियोटिक की। ये जो यूकैरियोटिक हैं, ये दो तरह के हैं। कितने तरह के हैं? दो तरह के। ये एक कोशिकीय भी होते हैं, है ना? एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं, है ना? एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं, ठीक। अब ये जो एक कोशिकीय हैं, ये जो एक कोशिकीय हैं वो कौन है? यूकैरियोटिक है और एक कोशिकीय। देखो यहां पर क्या था? यहां पर प्रोकैरियोटिक था और एक कोशिकीय था। प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय। लेकिन यहां पर यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय। तो ये कौन है बेटा? ये है प्रोटिस्टा। कौन है ये? प्रोटिस्टा है। यहां पर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोटिस्टा जगत के बारे में यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं किसकी? बहुकोशिकीय की। किसकी बात करते हैं बेटा? बहुकोशिकीय की, ठीक। तो ये जो बहुकोशिकीय है, इसको भी कितने भागों में विभाजित कर दिया गया? इसको भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित कर दिया गया, ठीक है। कौन कौन से दो भागों में विभाजित कर दिया गया? एक जिसमें कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पाई जाती है, या कोशिका भित्ति उपस्थित लिख देते हैं ना। क्या लिख दें? कोशिका भित्ति उपस्थित। और दूसरा जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है ना। कोशिका भित्ति अनुपस्थित। क्लियर है? इतना क्लियर है ना? ठीक। देखो जो यूकैरियोटिक है, इनको दो भागों में बांट दिया गया। एक जो एक कोशिकीय होते हैं, जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है, और दूसरा जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना है वो कौन है बेटा? वो है प्रोटिस्टा। कौन है वो है प्रोटिस्टा जगत आ जाएगा, ठीक। और जो बहुकोशिकीय है, इनको फिर से दो भागों में बांट दिया गया। किस आधार पर बांट दिया गया बेटा? तो कोशिका भित्ति पाई जाती है या फिर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इस आधार पे बहुकोशिकीय को फिर से दो भागों में बांट दिया गया, ठीक। एक कोशिका भित्ति उपस्थित और दूसरा कोशिका भित्ति अनुपस्थित। अब जो बेटा जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये भी दो तरह के हो गए। कितने तरह के हो गए बेटा? दो तरह के हो गए, ठीक है। दो तरह के हो गए। कौन कौन से दो तरह के हो गए? तो एक वो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नहीं करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। कौन हो गए? जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। प्रकाश
प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। ठीक, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं उसको क्या कहते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं वो किस में आ जाएंगे? वो होंगे कवक। कौन है वो? कवक, जिनको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? फंजाई कहते हैं। और दूसरा जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, अच्छा अब प्रकाश संश्लेषण क्या है जरा याद करो। मैंने क्या बताया था आपको? प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया है जिसमें सूर्य की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर के अपने भोजन को बनाएंगे। और भोजन को क्या बनाएंगे? कौन सा भोजन बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? तो कार्बन कितने? 6, C6, और हाइड्रोजन कितने? 12, H12, H12, ऑक्सीजन कितने? 6, O6। ठीक, तो C6, H12, O6, ये क्या है? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कौन करता है प्रकाश संश्लेषण? कौन करते हैं प्रकाश संश्लेषण? तो जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको पेड़ पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं? पेड़ पौधे। ठीक, पेड़ पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं? पेड़ पौधे। और पेड़ पौधों को किस ग्रुप में रखा गया? प्लांटी। पेड़ पौधों को किस ग्रुप में रखा गया है? प्लांटी में रखा गया ना। किसमें रखा गया है? प्लांटी में रखा गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं जिसमें कोशिका भित्ति क्या है बेटा? कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। क्या है? कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। और कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होती है? कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होती है? तो जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है उसको क्या कहते हैं? एनीमलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमलिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एनीमलिया कहते हैं। और एनीमलिया में कौन आता है? तो एनीमलिया में आते हैं जीव जंतु। कौन आता है एनीमलिया में? जीव जंतु आते हैं। ठीक, तो ये पूरा का पूरा फिगर है जिसको हम लोगों ने समझा, जो बहुत ही ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग देखते हैं जो जीवधारी है। देखो रिवाइज करो, चलो 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 चलो, क्विक 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 आ जाओ, रिवाइज करते हैं। क्या रिवाइज करते हैं? बहुत ही बेसिक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है? जो जीवधारी होते हैं उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला एक प्रोकैरियोटिक होते हैं। पहला क्या होता है? पहला एक प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, और दूसरा यूकैरियोटिक होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक हैं, इस प्रोकैरियोटिक में जो केंद्रक होता है वो अस्पष्ट केंद्रक होता है। कैसा होता है? अस्पष्ट होता है या फिर अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो अस्पष्ट केंद्रक जिसमें होता है वो उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और इसमें कैसे जीव आते हैं? जो एक कोशिकीय होते हैं। कैसे आते हैं? जो एक कोशिकीय होते हैं। मोनेरा जगत को इसमें रखा गया है जिसमें हम लोग जीवाणुओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग यूकैरियोटिक के बारे में। तो जो यूकैरियोटिक है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला, ऐसे जीव जंतु जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना है उसको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय कहते हैं। जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना है उसको बहुकोशिकीय कहते हैं। ठीक, अब जो एक कोशिकीय है और यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं? इसमें प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ते हैं। और प्रोटिस्टा जगत में हम लोग अगर उदाहरण की बात करें तो यहां पर हम लोग पढ़ते हैं पैरामीशियम के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? पैरामीशियम के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? पैरामीशियम के बारे में किसमें पढ़ते हैं? प्रोटिस्टा जगत में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत में किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? पैरामीशियम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, अच्छा अब आ जाएगा बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय को भी कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में बांट दिया गया। पहला जिसमें कि कोशिका भित्ति
नहीं पाई जाती है, और दूसरा जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है उसको भी दो भागों में बांट दिया गया। पहला, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो कौन होते हैं? वो प्लांटी हैं। उसमें कौन आता है? पेड़ पौधे आते हैं। दूसरा, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो कौन होते हैं? वो कवक होते हैं, फंजाई होते हैं। ठीक। दूसरा, जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, वो कौन होते हैं? जीव जंतु होते हैं, हम लोग होते हैं। हम लोगों में बेटा कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ क्या पाई जाती है? ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। क्या है ये? कोशिका झिल्ली है। तो ये सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है ना। ये क्या है? ये जो ऊपर की त्वचा है इसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक। तो ये बेटा स्लाइड जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। अब इसके बारे में हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? जो आज हम लोगों को पढ़ने का मेन विषय है, क्या है? प्रोटिस्टा। अब हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक। तो ये देखो बेटा क्या है? ये प्रोटिस्टा है। ठीक। अब प्रोटिस्टा में हम लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी है। ये जो आपको इतना बढ़िया सा डायग्राम दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको पैरामीशियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पैरामीशियम कहते हैं। ये जो बना हुआ है, ये क्या बना है? ये किसका चित्र है? ये पैरामीशियम का चित्र है। ठीक है। वहीं जो आप दूसरा चित्र देख रहे हैं, ये बेटा क्या है? ये युगलीना है। क्या है ये? युगलीना है। ठीक है। आपको ये दोनों ही चित्र लगभग लगभग देखने में एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन देखो ये युगलीना में क्या है? युगलीना में ये इतना एक लंबा सा देखो धागा है ना, ये लंबा सा क्या है? एक धागा पाया जाता है। ठीक है। जिसको क्या कहते हैं? कसाब कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कसाब कहते हैं। तो ये युगलीना में पाया जाता है। दूसरी बात, ये कभी कभी पेड़ पौधों की तरह कार्य करता है। मतलब कि जब भोजन उपस्थित नहीं होगा, जब भोजन उपस्थित नहीं होगा तो ये क्या करेगा? अपना भोजन स्वयं बना लेगा। ठीक है। इसीलिए देखो इसमें आपको किस तरह का चित्र दिखाई दे रहा है। ये देखो आपको ग्रीन ग्रीन तरह का, हरे कलर का यहाँ पर आपको कलर दिखाई दे रहा है ना, ये हरा कलर अब है ना यहाँ पर। तो ये क्या करेगा? ये जब भोजन उपस्थित नहीं होगा, जब भोजन उपस्थित नहीं होगा तब युगलीना जो है क्या करेगा? ये पेड़ पौधों की तरह अपने भोजन को स्वयं बना लेगा। ठीक है। देखो, तो प्रोटिस्टा की अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो प्रोटिस्टा कैसा होता है बेटा? प्रोटिस्टा कैसा होता है जरा बताओ। अभी मैंने आप लोगों को सब बताया। क्या बताया? कि जो प्रोटिस्टा है बेटा वो कैसा है? एक कोशिकीय है। अगर प्रोटिस्टा आ जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे कि ये कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। ये कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। दूसरी बात कैसा है? ये यूकैरियोटिक है। कैसा है? यूकैरियोटिक है। एक कोशिकीय है और यूकैरियोटिक है। ठीक है। एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होता है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये तो उदाहरण हो गए, लेकिन इस प्रोटिस्टा को और भी कई सारे उपवर्गों में बांट सकते हैं। किस में बांट सकते हैं? कई सारे उपवर्गों में बांट सकते हैं। तो चलो यहां पर देखते हैं कि प्रोटिस्टा को कौन कौन से उपवर्गों में बांटा जा सकता है। तो ये प्रोटिस्टा है ना, प्रोटिस्टा को हम लोग 5 उपवर्गों में बांट सकते हैं। कितने उपवर्गों में? 5 उपवर्गों में हम लोग इसको बांट सकते हैं। ठीक है। कितने उपवर्गों में बांट सकते हैं? 5 उपवर्गों में बांट सकते हैं। एक एक करके मैं आपको यहां पर सारे ही उपवर्ग बताता हूं। पहली बात, जो प्रोटिस्टा है उस प्रोटिस्टा को कितने उपवर्गों में बांटा जा सकता है? उसको 5 उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है। अब वो 5 उपवर्ग कौन कौन से हैं? तो इसको याद करने के लिए हम लोग कैसे याद करेंगे इसको? याद एबीसीडी आती है ना, एबीसीडी आती है ना। तो ए और बी भूल जाओ। इसके बाद आ गया सी, डी और ई। कौन आ गया? सी, डी और ई। ये क्या है भाई साहब? सी से होता है क्राइसोफाइट। सी से होता है क्राइसोफाइट। ये इसके उपवर्ग हैं। ठीक है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पहले बता दे रहे, ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है, लेकिन फिर भी जान लो, जानना जरूरी है। ठीक है। डी से हो गया डायनोफ्लैजलेट। डी से क्या हो गया? डायनोफ्लैजलेट। ठीक। ई से क्या हो गया? ई से हो गया युगलीना। अभी मैंने आपको युगलीना का चित्र दिखाया था ना, तो यहां पर आ जाएगा युगलीनॉइड। क्या आ जाएगा? युगलीनॉइड। ठीक। और ये हो गया अपवंक।
अपवंग कवक, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा अपवंग कवक, ठीक है। और इसके बाद सबसे लास्ट में और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ। क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ कहते हैं, ठीक। तो अभी मैंने आपको जो उदाहरण दिखाया था ना, एक कौन सा दिखाया था मैंने, एक आपको दिखाया था यूग्लिनॉइड में आने वाला क्या, यूग्लिना, ठीक। तो यूग्लिना है प्रोटिस्टा ही, लेकिन किस में आता है, यूग्लिनॉइड में आता है। दूसरा मैंने आपको दिखाया था क्या, पैरामीशियम दिखाया था ना, क्या दिखाया था, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम किस में आता है बेटा, पैरामीशियम आता है प्रोटोजोआ में, ठीक है। उसी तरीके से अपवंग कवक में क्या आएगा, तो अपवंग कवक में आएगा प्लाज्मोडियम, क्या आएगा, प्लाज्मोडियम आएगा, ठीक। वहीं अगर डायनोफ्लैजिलेट की बात करें, किसकी बात करें, डायनोफ्लैजिलेट की बात करेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर डायटम्स आ जाएंगे, है ना, नहीं डायटम्स नहीं आएंगे, यहां पर आएगा गोनियोलेक्स, ये सब उदाहरण हैं, ठीक है ना, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। क्राइसोफाइट की बात करेंगे तो यहां पर आ जाएंगे डायटम्स, क्या आ जाएंगे, डायटम्स आ जाएंगे, ठीक। तो ये पूरा किसका वर्गीकरण है, ये प्रोटिस्टा का वर्गीकरण है। अगर प्रोटिस्टा के बारे में आपसे कोई पूछेगा तो प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, तो एक कोशिकीय जीव होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने किसका चित्र देखा, पैरामीशियम का देखा, और ये किसका चित्र है बेटा, यूग्लिना का चित्र है, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे प्रोटिस्टा को 5 उपवर्गों में बांटा गया है, 5 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला क्राइसोफाइट, फिर डायनोफ्लैजिलेट, फिर यूग्लिनॉइड, और फिर अपवंग कवक, और फिर प्रोटोजोआ। उदाहरण की बात करेंगे तो प्रोटोजोआ का उदाहरण क्या है बेटा, पैरामीशियम है, ठीक है। अपवंग कवक का उदाहरण क्या है, प्लाज्मोडियम है। यूग्लिनॉइड का उदाहरण क्या है, यूग्लिना है, ठीक है ना। यूग्लिनॉइड का उदाहरण क्या है, तो यूग्लिना है, ठीक। वही जो है अपवंग कवक का उदाहरण क्या है, तो यहां पर प्लाज्मोडियम है, ठीक है। और प्रोटोजोआ का उदाहरण क्या है बेटा, तो प्रोटोजोआ का उदाहरण पैरामीशियम है, ठीक। डायनोफ्लैजिलेट का उदाहरण क्या है, तो गोइनोलेक्स, क्या उदाहरण है, गोइनोलेक्स। और क्राइसोफाइट का उदाहरण क्या है बेटा, डायटम्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे उदाहरण हैं जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, ठीक। अच्छा, आपको ये उदाहरण याद होने चाहिए, डायटम्स है, गोनियोलेक्स है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है और पैरामीशियम, ये उदाहरण आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये नाम नहीं भी याद है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप क्लास 9th में, जब आप आगे जाएंगे और अगर आप बायो लेते हैं, आप जीव विज्ञान लेते हैं, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो फिर आपके लिए ये ज्यादा जो है चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्या है, इन चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जितने भी आप यहाँ पे उदाहरण देख रहे हो, ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा, एक कोशिकीय हैं। इनका जो शरीर है वो किससे मिलकर के बना है, एक कोशिका से मिलकर के बना है। सारे ही कैसे हैं बेटा, एक कोशिकीय लेकिन यूकैरियोटिक, कैसे हैं, एक कोशिकीय हैं लेकिन यूकैरियोटिक जीव हैं। कैसे हैं, एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव हैं, ठीक बेटा। तो ये किसके बारे में हम लोगों ने देखा, ये देखा हम लोगों ने प्रोटिस्टा के बारे में। और हम लोगों को किसके बारे में देखना है, और हम लोगों को देखना है फंजाई के बारे में। तो फंजाई के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, देखो बेटा, ये जितने भी आप यहां पर चित्र देख रहे हो, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं फंजाई में। किस में आते हैं बेटा, फंजाई में आते हैं। और फंजाई की खास बात मैंने आपको क्या बताई थी, ये एक कोशिकीय होते हैं, नहीं 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 ना 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 ना, बताओ 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 बताओ, फंजाई कैसे होते हैं बेटा, फंजाई बहुकोशिकीय है। फंजाई कैसे होते हैं, फंजाई बहुकोशिकीय है। कैसे हैं बेटा, बहुकोशिकीय हैं और यूकैरियोटिक हैं।
बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव कैसे होते हैं बेटा? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, कौन? फंजाई। ठीक है ना, कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक जीव होते हैं। अब ये इतने सारे आप यहां पर चित्र देख रहे हो, क्या आप पहचान पाओगे कौन क्या है? बताओ। ये जो आप यहां पर ये जो चित्र देख रहे हो ना, ये देखो बेटा, ये क्या है? ये बढ़िया से तुम्हारी खाने पीने वाली चीजें हैं, जिसको क्या कहते हैं? इसको मशरूम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको मशरूम कहते हैं। ठीक, वहीं आप जो ये वाला चित्र देख रहे हो, इसको क्या कहते हैं? इसको पेनिसिलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिसिलियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पेनिसिलियम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चित्र है, ये पेनिसिलियम है, ये मशरूम है, ये एस्परजिलस है। ठीक, तो ये चित्र बेटा किस में आते हैं? सब और सब फंजाई में आते हैं। ठीक है, अब फंजाई की अगर खास बात आपको बताएं, अगर फंजाई जिसको क्या कहते हैं? कवक। क्या कहते हैं? कवक। ठीक, ज्यादा दूर लिख दिया क्या? ठीक है, तो जो फंजाई है, मैंने आपको क्या बताया कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक जीव है। फंजाई कैसे होते हैं बेटा? बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक जीव होते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद भी होता है। क्या? इसमें एक अपवाद होता है। अपवाद का मतलब? अपवाद का मतलब कि एक ऐसा जीव, एक ऐसा फंजाई है, एक ऐसा कवक है जो कैसा है? बहुकोशिकीय नहीं होता है। तो अपवाद में क्या आ जाएगा? अपवाद में आता है ईस्ट। कौन आता है? ईस्ट आता है, YEAST, ईस्ट। ये कैसा है? ये एक कोशिकीय होता है बेटा। कैसा होता है? ये जो ईस्ट है, ये कैसा होता है? ये एक कोशिकीय होता है। ठीक है ना, कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। आपने क्या देखा? जो फंजाई है, कौन है? जो फंजाई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कवक कहते हैं। ठीक, फंजाई तो अंग्रेजी शब्द है ना, FUNGI, फंजाई। तो फंजाई क्या है? फंजाई अंग्रेजी शब्द है। ठीक, फंजाई कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। और हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको कवक बोलते हैं। तो ये जो कवक है, ये कैसे होते हैं बेटा? ये बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक जीव हैं। लेकिन यहां पर एक अपवाद है। अपवाद कौन है? ईस्ट। ये ईस्ट बेटा बहुकोशिकीय नहीं होता है। ईस्ट जो है वो बहुकोशिकीय नहीं होता है। कैसा होता है बेटा? वो एक कोशिकीय जीव है। कैसा है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि बेटा ये जो फंजाई है, कौन? ये जो फंजाई है, ये कैसे होते हैं? ये एक कोशिकीय नहीं होते ना, कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक, लेकिन यहां पर एक अपवाद भी है। क्या है? अपवाद। अपवाद कौन है? अपवाद है ईस्ट। ईस्ट किसका उदाहरण है? कवक का ही उदाहरण है। ये कैसा होता है? ये एक कोशिकीय है। कैसा होता है? ये बहुकोशिकीय नहीं है, ये एक कोशिकीय है। ठीक, अगर हम लोग बात करेंगे कवक की, तो बेटा ये जो कवक है ना, कौन? कवक बहुकोशिकीय है और यूकैरियोटिक जीव है। अगर किसको छोड़ दिया जाए? ईस्ट को अगर छोड़ दिया जाए। ठीक, अच्छा, दूसरी बात कि जो कवक है, ये बना कैसे होता है? तो ये बहुत सारे तंतुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? तंतुओं से
तंतुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है बेटा? तंतुओं से मिलकर के बना होता है। और इस तंतुओं को क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? कवक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कवक तंतु कहते हैं। और ये जो कवक तंतु है ना, कौन? कवक तंतु। ये कवक तंतु मिलकर एक नहीं, बहुत सारे, एक कवक तंतु नहीं, बहुत सारे कवक तंतु मिलके, है ना। बहुत सारे जो कवक तंतु हैं, बहुत सारे कवक तंतु मिलकर क्या बनाते हैं? बहुत सारे कवक तंतु मिलकर कवक जाल का निर्माण करते हैं। समझ में आई बात? क्या लिखा है पॉइंट? ये जो कवक है ये किससे बना होता है? तंतुओं से मिलकर के बना होता है। कवक जो है तंतुओं से मिलकर के बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कवक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे कवक तंतु कहते हैं। ये जो कवक तंतु है, ये बहुत सारे कवक तंतु फिर आपस में मिल जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं? कवक जाल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा? कवक जाल का निर्माण करते हैं। ठीक, तो आपने किसके बारे में जाना? फंजाई के बारे में जाना, कवक के बारे में जाना कि जो फंजाई है वो कैसे होते हैं बेटा? वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। बहुकोशिकीय हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि ये किससे मिलकर बने होते हैं? तंतुओं से मिलकर के बने होते हैं, उनको कवक तंतु कहते हैं। और बहुत सारे जो कवक तंतु हैं वो मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? कवक जाल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कवक जाल का निर्माण करते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना इतना? अच्छा, अब इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था? जो यूकैरियोटिक होते हैं, क्या उनसे? यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय होते हैं, उसको भी दो भागों में विभाजित किया गया था ना। किसके आधार पर? कोशिका भित्ति के आधार पर। किसके आधार पर? कोशिका भित्ति के आधार पर। तो फंजाई में, कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है कि नहीं? पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो बेटा आपका अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? आपका अगला पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है। और अगर कोशिका भित्ति पाई जाती है तो किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज तथा सेल्यूलोज तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक, मैंने आपको पहले बताया था कि जो फंजाई है ना, फंजाई को किस आधार पे अलग किया गया था? इस आधार पे अलग किया गया था जिसका मेन पॉइंट क्या था? कोशिका भित्ति। मेन पॉइंट क्या था बेटा? कोशिका भित्ति, जिसका मेन उद्देश्य था। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक है। इसके अलावा हमने आपको यही बताया था कि कोशिका भित्ति तो पाई जाती है, इसके आधार पर अलग किया गया था। इसके अलावा क्या था कि कोशिका भित्ति तो आप कहोगे सर पेड़ पौधों में ही पाई जाती है। नहीं पाई जाती है? पाई जाती है ना, कि कोशिका भित्ति तो पेड़ पौधों में ही पाई जाती है और ये कोशिका भित्ति कवक में ही पाई जाती है। तो फिर पेड़ पौधों में और कवक में क्या अंतर है? तो पेड़ पौधों और कवक में अंतर है कि जो कवक हैं ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते हैं।
क्या नहीं करते? प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बताओ जल्दी से। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करना। तो जो कवक है ये अपने भोजन का निर्माण नहीं करते हैं। अब भोजन का निर्माण नहीं करते हैं तो ये कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? परपोषी। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो वो कैसे होते हैं? वो स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। ठीक है, क्यों परपोषी होते हैं? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए कैसे होते हैं ये? इसलिए परपोषी होते हैं। इसलिए कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो बेटा ये किसके बारे में है? ये फंजाई के बारे में, जो कि बहुत 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 ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है बेटा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाओ चलो रिवाइज करते हैं फटाफट। क्या रिवाइज करना है? हम लोगों को देखना है कवक के बारे में। कवक कैसे होते हैं? कवक बहुकोशिक जीव होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, लेकिन एक को छोड़ के। किसको छोड़ के? एक को छोड़ के। कौन है वो है ईस्ट। कौन है वो? ईस्ट। ये क्या है? ये अपवाद है। क्या है ये अपवाद है। जो ईस्ट है वो बहुकोशिक नहीं होता है। कैसा होता है बेटा? वो एक कोशिक जीव है। कैसा है? एक कोशिक जीव है। दूसरा अगर बिंदु देखेंगे तो जो कवक है वो किससे मिलकर बने होते हैं? वो तंतुओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, और तंतुओं से मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? कवक तंतु का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे जो कवक तंतु हैं वो आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? कवक जाल का निर्माण करते हैं। ठीक, इसके बाद जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कोशिका भित्ति का पाया जाना। कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इसके अलावा जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कवक नहीं करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, इसका मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? इसलिए ये परपोषी होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इसलिए ये परपोषी होते हैं। परपोषी जीव वो जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। परपोषी जीव कौन होते हैं? जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये काम किसका है बेटा? ये किसके बारे में हो गया? ये हो गया ईस्ट के बारे में। किसके? सॉरी, कवक के बारे में। किसके बारे में? कवक के बारे में। और अगर उदाहरण की बात करोगे तो उदाहरण इसके क्या है बेटा? तो उदाहरण है ये, इतने सारे उदाहरण हैं। ठीक है, चाहे पेनिसिलियम हो, चाहे वो मशरूम हो। ये क्या है बेटा? ये मशरूम है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? मशरूम पाए जाते हैं। और ये एक मशरूम का चित्र यहां पर दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये एस्परजिलस है। ये क्या है? ये पेनिसिलियम है। और पेनिसिलियम से ही आपको पता है क्या बनाया जाता है? इसी पेनिसिलियम से किसका निर्माण करते हैं? एंटीबायोटिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एंटीबायोटिक का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? प्रतिजैविक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिजैविक, मतलब एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का निर्माण किया जाता है। प्रतिजैविक का निर्माण किससे किया जाता है? सबसे पहले प्रतिजैविक का निर्माण पेनिसिलियम से ही किया गया था। ठीक है, तो ये मेडिसिन होती है ना। इस मेडिसिन का निर्माण किससे होता है? एक पेनिसिलिन नामक मेडिसिन है। कौन सी मेडिसिन होती है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नामक जो दवाई है वो पेनिसिलियम से ही जो है पाई जाती है। ठीक है, पेनिसिलियम से ही उसको निकाला जाता है, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? पेनिसिलिन रखा गया। ठीक, तो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, जो दवाई है, उसको कहां से ऑब्टेन किया जाता है? कहां से उसको प्राप्त किया जाता है? तो फंजाई से किया जाता है, कवक से किया जाता है। कौन से कवक से? पेनिसिलियम से किया जाता है, इसीलिए उस दवाई का नाम क्या रखा गया? पेनिसिलिन उसका नाम रखा गया। क्लियर है ना? अच्छा, अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, कवक में इतने सारे तो महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ नहीं है, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो क्या है? वो है बेटा लाइकेन। क्या है वो है लाइकेन। अब ये लाइकेन क्या होता है? लाइकेन को अंग्रेजी में भी लाइकेन ही लिखते हैं, समझे? LICHEN। क्या है ये?
ये लाइकेन है, इसको हिंदी में भी लाइकेन और अंग्रेजी में भी लाइकेन कहते हैं। आपको ये पेड़ों की छाल पर, पेड़ों में आपको ये जो इस तरह का जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, पेड़ों में जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये क्या है बेटा, ये लाइकेन है। और लाइकेन कैसे बनते हैं, तो बेटा लाइकेन बनते हैं किससे, कवक प्लस शैवाल से। शैवाल अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया है, आगे चल करके आपको शैवाल पढ़ाएंगे। तो कवक और शैवाल के मिलने से, कवक और शैवाल के मिलने से क्या बनते हैं, लाइकेन बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, लाइकेन बनता है। किसके मिलने से, कवक और शैवाल के बनने से। ठीक, तो ये लाइकेन क्या है, कवक फंजाई किसके साथ मिल जाता है, शैवाल के साथ मिल जाता है। और जब कवक शैवाल के साथ मिलता है तो इसको कहते हैं सहजीविता। क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। देखो क्या लिखा है, कवक, कवक की कुछ प्रजातियां नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल जिसको क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो ये जो कवक है, ये जो कवक है, ये जो शैवाल के साथ मिल जाएगा, कौन से शैवाल के साथ, नीले हरे शैवाल के साथ जब मिलेगा, इसके साथ मिलकर के स्थायी अंतर संबंध बनाएगा, जिसको क्या कहते हैं, जिसको सहजीविता कहते हैं। यह ऐसे जो सहजीवी जीव होते हैं इनको क्या कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है। और ये जो लाइकेन है ये हमको कहाँ मिलेंगे, अक्सर पेड़ों की छाल पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। जो लाइकेन है बेटा वो कहाँ पाए जाते हैं, तो लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। जैसा कि आप यहां पर चित्र में देख पा रहे हैं कि ये पेड़ की छाल है और यहां पर ये कलर बहुत सारे कलरफुल आपको ये क्या दिखाई दे रहे हैं, तो ये एल्गी और शैवाल और कवक का क्या है, एक स्थायी संबंध है। शैवाल और कवक दोनों मिलकर के एक साथ रहते हैं, जिसको सहजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। और इनके इस सहजीविता के लक्षण को ही क्या कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है, जिसका उदाहरण क्या है, लाइकेन जिसका उदाहरण है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने प्रोटिस्टा और फंजाई को हम लोगों ने कवर किया। ठीक, ये जो प्रोटिस्टा और फंजाई है ये जगत का दूसरा और तीसरा भाग होता है। इसके आगे आने वाले दो और जगत हैं, एक प्लांटी और एक एनिमलिया। तो आगे चल करके हम लोग प्लांटी और एनिमलिया को भी अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, आपको लेक्चर कैसा लगा जरूर हमको कमेंट करके बताइए। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू बेटा।